हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के अंतर्गत 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बच्चों, आप जानते हैं परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज के क्लास में हम लोग विशेष रूप से भूगोल विषय के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखिए। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का है। पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसके बाद कलम कॉपी को आप अपने पास में रखिए। पूरा क्वेश्चन समझने के बाद तब आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और पूरा रट लीजिए। और जब आप एग्ज़ाम दीजिए तो क्वेश्चन को पहले 1-2 मरतबा पूरा अच्छी तरह से समझ कर देखिए क्या है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपको हमको यकीनन हमको ऐसा लगता है कि चुटकी भर में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों चलिए, आप तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। पहले बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार की बात हो रहा है बच्चों, तो सबसे पहले हम बिहार के बारे में ही समझें। बिहार ये कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है बच्चों? ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितना प्रतिशत जनसंख्या जी? 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 60% भूमि पर ही खेती कृषि कार्य की जाती है। समझे बच्चों, कितने भाग पर कृषि की जाती है कृषि कार्य? तो 60%। और यह भी समझ लीजिए बच्चों, बिहार में 90% लोग गाँव में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं बच्चों? तो गाँव में निवास करते हैं। बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वह धान है, गेहूँ है। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। और बिहार शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। इसलिए बच्चों आप लोग कठिन मेहनत कीजिए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अपने राज्य का भी नाम रोशन कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बच्चों बताओ, इसमें भी मैंने बताया कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है बच्चों? तो मैंने अभी बताया कि 80% क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। कितना प्रतिशत? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। कितना आंसर हुआ आपका? कि 60% क्षेत्र में जो खेती की जाती है। और बच्चों यह भी जान लीजिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93.6 लाख हेक्टेयर है। तो समझ लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो मैंने अभी तुरंत बताया। तो बताओ बच्चों, ए में है 80, बी में है 75, सी में है 65 और डी में है 86। तो क्वेश्चन मेरा था, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका वह 80% जनसंख्या वह कृषि कार्य में लगी हुई है। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अभी मैंने फौरन आपको बताया कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों। देखिए, ए है 93.6 लाख हेक्टेयर, 92.6 लाख हेक्टेयर और सी है 75.5 लाख हेक्टेयर और डी है 85.5 लाख हेक्टेयर। तो बताओ बच्चों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 93.6 लाख हेक्टेयर। इसलिए सही ऑप्शन जो होगा आपका बच्चों तो ए हुआ। ठीक है, क्या हो गया? तो आपका ए हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। क्या क्वेश्चन है? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। पहला क्वेश्चन है 1950 में, बी है 1948 में, सी है 1952 में और डी है 1954 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जरा बताओ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों?
तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ वह 1954 ईस्वी में हुआ था। कोसी नदी के बारे में आप समझ लीजिए, कोसी नदी कहाँ है? यह बिहार में है। कोसी नदी कहाँ है? यह बिहार है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। जो नेपाल और बिहार का जो है यह संयुक्त जो है नदी घाटी परियोजना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? फिर समझ लीजिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ए है बेतिया, बी है वाल्मीकि नगर, सी है मोतिहारी और डी है छपरा। तो गंडक परियोजना का विकास का निर्माण किस स्थान पर हुआ है बच्चों, जरा बताओ। यह वाल्मीकि नगर में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? यह वाल्मीकि नगर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आप यह समझ लीजिए, बिहार की 3 नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख है, जिसमें है सोन नदी घाटी परियोजना, यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दूसरा आपका है गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। तो मैंने भी बताया कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? किस स्थान पर हुआ है बच्चों, जरा बताओ। यह वाल्मीकि नगर में हुआ है। यह गंडक परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। समझ लिया बच्चों, यह गंडक परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हाँ, समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशेश्वर स्थान किस स्थान में स्थित है? क्या है? कुशेश्वर स्थान किस स्थान में स्थित है? ये नंबर है वैशाली जिला में, दरभंगा में भी है, सी है बेगूसराय में और डी है भागलपुर में। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? यह जो है आपका जो है दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह आपका दरभंगा जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है, जहाँ पर जो है प्रवासी पक्षियों को रखा जाता है। समझ लिया बच्चों, यह कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा में है, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों को रखा जाता है। यहाँ पर शिकार करना वर्जित है, मनाही है। समझ लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कांवड़ झील स्थित है। क्या कह रहा है? कांवड़ झील स्थित कहाँ है? ए नंबर है दरभंगा में, बी है भागलपुर में, सी है बेगूसराय में और डी है मुजफ्फरपुर में। तो समझ लिया बच्चों, कांवड़ झील जो स्थित है वह बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ पे है? बेगूसराय जिला में स्थित है। यहाँ पर जो है पक्षियों को रखा जाता है। तो आपने अभी जो है बिहार के बारे में जो है आपने जो है बहुत से अभयारण्य के बारे में सब पढ़ा। बिहार में जो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह जयप्रकाश पटना में है, जयप्रकाश उद्यान है, और बाकी ये जो है बिहार का है। तो इससे अब जो है हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? क्या क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ और डी है पटना। तो बताओ बच्चों, इसमें सही ऑप्शन कौन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? यह जो है इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका, जो सही ऑप्शन आपका होगा पटना। कहाँ है? तो पटना में जो है जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? यह पटना में है। और बच्चों एक तरह से आप लोग ये भी समझ लीजिए, बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, वह पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान। समझ लिया बच्चों। इसके अलावे बिहार में 14 अभयारण्य है। कितना अभयारण्य है बच्चों? 14 अभयारण्य है। तो कितना राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में? मात्र एक है, जो पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। समझ लिया बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कहने का मतलब है कि बिहार में जो है वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है नहरों के द्वारा खेती की जाती है? तो सही देखिए, यहाँ पे ए है रोहतास, बी है सिवान, सी है गया और डी है पश्चिम चंपारण। तो बच्चों बताओ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा रोहतास जिले में। किस जिले में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो रोहतास जिले में की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। कहने का मतलब है कि बिहार में वह कौन सा स्थान है जहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है?
तो ए नंबर है हिमालय क्षेत्र में, बी है दक्षिण बिहार के मैदान में, और सी है आपका दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र, और डी है गंगा के द्रोणी में। तो इसका सही ऑप्शन बताओ बच्चों। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, वह इसका सही ऑप्शन आपका जो होगा वह डी होगा। कौन होगा सही ऑप्शन? डी है, गंगा के द्रोणी में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है। हाँ, और इससे पहले आप यह भी समझ लीजिए, बिहार में खनिज तेल का कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ खनिज तेल मिलता हो। सिर्फ बिहार के गंगा के द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो समझ लिया बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह क्वेश्चन जो अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरह से। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? नंबर ए है सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग भी है, सी है आपका शीशा उद्योग, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन इसका सही बताइए क्या होगा। तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? वह है आपका चूना होता है। सही ऑप्शन कौन है? तो आपका चूना पत्थर है। हाँ, ये आपका चूना पत्थर आपका सही ऑप्शन हुआ बच्चों। और आप यह समझ लीजिए, चूना पत्थर सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर मतलब हुआ 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 2.02 टन कच्चे माल की जरूरत होती है। समझ लिया? फिर बच्चों एक बार समझ लीजिए, सीमेंट बनाने के लिए 1 टन में 2.02 टन कच्चे माल अर्थात चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग समझ लिया कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो गया 11 का? तो ए हुआ। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहलगांव क्या है क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, जरा ध्यान से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? क्या कहा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इसका ए है ऑप्शन भागलपुर, बी है मुंगेर, सी है मुजफ्फरपुर, और डी है पूर्वी चंपारण। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा जरा बताओ। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? यह भागलपुर जिला में अवस्थित है। किस जिला में अवस्थित है? तो यह है आपका भागलपुर जिला में अवस्थित है। और यह भी समझ लीजिए बच्चों, बिहार की 3 प्रमुख विद्युत तापीय परियोजना जो है आपका नंबर 1 में आता है कहलगांव विद्युत परियोजना। यह जो है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरा आपका है कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो आपका मुजफ्फरपुर जिला में है। और दूसरा कौन है? कांटी विद्युत परियोजना जो मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है। और तीसरा है बरौनी तापीय विद्युत परियोजना जो रूस के सहयोग से बना है। यह 3 तापीय विद्युत परियोजना बिहार की सबसे प्रमुख विद्युत परियोजना है। समझ लिया बच्चों। और इसके अलावे भी और बहुत से परियोजना है। तो हम लोग जो है क्या क्वेश्चन था अभी, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो बच्चों आप इसका सही ऑप्शन क्या है? भागलपुर में। कहाँ है? तो भागलपुर में। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में अवस्थित है? पूर्णिया, बी है सिवान, सी है मुजफ्फरपुर, और डी है पूर्वी चंपारण। तो अभी हमने बताया कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, किस जिला में स्थापित है? तो वह आपका जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित है। किस जिला में अवस्थित है बच्चों? तो मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है। समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? फिर एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ए है हाजीपुर, बी है शाहपुर, सी है मुजफ्फरपुर, और डी है भवानीपुर। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरह से। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ए है आपका हाजीपुर, बी है शाहपुर,
और डी है, सी है आपका मुरकुंडा और डी है भवानीपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बताओ बेटा। इसका सही ऑप्शन जो होगा वह आपका है हाजीपुर। कांच उद्योग कहाँ स्थापित है, वह बिहार के हाजीपुर में स्थापित है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इससे हम आगे का क्वेश्चन की जो है हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? समझिए, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? ए है मुंगेर में, बी है पटना में, सी है शाहपुर में और डी है गया में। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में और गया में। तो बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। कहाँ है बच्चों? ये सिगरेट का कारखाना जो है आपका मुंगेर में है। मुंगेर जो है बिहार में ही स्थित है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? क्या कहा? रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ए है जमालपुर, बी है भागलपुर, सी है मुंगेर, डी है पटना। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चों, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में और पटना में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो रेलवे वर्कशॉप जो है यह जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? यह आपका जमालपुर में स्थित है। और यह समझ लीजिए कि जमालपुर में जो है यह रेलवे वर्कशॉप 1875 ईस्वी में कब स्थापित हुआ था? 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो एशिया का सबसे बड़ा एवं पहला वर्कशॉप था। समझ लिया बच्चों? तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? यह जमालपुर में है, जो भारत में ही स्थित है और बिहार जिला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप था और तथा यह पहला वर्कशॉप भी था। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? ए है बरौनी, बी है बाढ़, सी है मोकामा और डी है लखीसराय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जरा बताओ। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? यह बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? यह बरौनी में स्थित है। आप जानते हैं खाद का उपयोग फसलों के उपजाने के लिए किया जाता है। तो यह खाद कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? ए है समस्तीपुर, बी है पटना, सी है पूर्णिया और डी है अररिया। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए, इसके बाद उसके जो है ऑप्शन को खोजने की कोशिश कीजिए। तो अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है बच्चों? बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? ये समस्तीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है यह क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। हाँ, पटना हवाई अड्डा किस जिला में स्थित है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? पटना हवाई अड्डा किस जिला में स्थित है? ये है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, दूसरा है बी पटना हवाई अड्डा और जो है सी है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है बिहार हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा किस जिला में स्थित है? यह जो है पटना हवाई अड्डा जो है यह जो है पटना जिला बिहार में स्थित है और पटना जिला में स्थित है। और इस हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। हाँ, यह पटना हवाई अड्डा कहाँ है? यह पटना जिला में स्थित है और इसका नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। समझ लो बच्चों, इसका सही ऑप्शन जो है आपका ए हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? क्या क्वेश्चन है आपका? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जरा बताओ। इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यह 2 है।
तो बच्चों ये समझ लीजिए कि यह ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण शेरशाह ने कराया था। समझ लिया, इसका निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह ने कराया था। जो ग्रैंड ट्रंक के नाम से जाना जाता है, यह कोलकाता से पेशावर तक जो है यह जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है। और भारत में इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। कितना है? और जो है इसकी कुल लंबाई भारत में कितना है? 204 किलोमीटर है। समझ गया बच्चों? अगले तो इसका सही ऑप्शन जो है राजमार्ग संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए है पटना में, बी है हाजीपुर में, और सी है मुजफ्फरपुर में, और डी है समस्तीपुर में। तो बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका जो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह हाजीपुर में है। और इसके अलावा और भी समझ लीजिए कि भारत में जो है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वह कोलकाता है। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वह नई दिल्ली में है। समझ रहे बच्चों? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम जो है इसे आगे के क्वेश्चन पर जो चर्चा करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। यह क्वेश्चन है आपका मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह क्वेश्चन नंबर 21 है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों बताओ? ए है पटना में, बी है हाजीपुर में, सी है मुजफ्फरपुर में, और डी है समस्तीपुर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हाजीपुर में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ये आपका हाजीपुर में है, जो बिहार में ही स्थित है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्या क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए है बिहार शरीफ, बी है राजगीर, सी है गया, और डी है बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बच्चों बताओ? इसका सही ऑप्शन जो होगा वह राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? वह बिहार में है। और आप यह भी जान लीजिए कि रज्जू मार्ग कहाँ किसको जाता है? पर्वत पर, पर्वतीय ढाल पर या दुर्गम स्थानों पर चढ़ने के लिए रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाता है। जैसे बिहार में आपका यह राजगीर है। राजगीर में जो है एक पर्वत है, गुडपुत्र जो बौद्ध स्तूप है, उस पर चढ़ने के लिए जो है रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है। साथ ही बांका जिला में आपका जो है बौसी के पास मंदार हिल पर्वत है, जो उस पर्वत पर जो है जैन स्तूप स्थापित है, वहां चढ़ने के लिए भी रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है। तो आपने समझ लिया रज्जू मार्ग किसको कहा जाता है? पर्वतीय ढलानों पर या दुर्गम स्थानों पर चढ़ने के लिए जिस मार्ग का निर्माण किया जाता है उसे रज्जू मार्ग कहा जाता है। तो बिहार में जो है रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, तो ये आपका बी हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 है, मंदार हिल पर्वत किस जिला में स्थित है? मंदार हिल पर्वत किस जिला में स्थित है? ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है बांका, और डी है बक्सर। तो बताओ बच्चों मंदार हिल किस जिला में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बांका जिले में। किस जिला में स्थित है मंदार हिल पर्वत? यह बांका जिले में है। मैंने अभी बताया कि बांका जिले में जो है मंदार हिल पर्वत पर जो है जैन स्तूप है, वहां पर चढ़ने के लिए रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया था। तो वही हमने अभी इसका सही ऑप्शन जो हुआ कि मंदार हिल पर्वत बांका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। आपको यह समझना है कि बिहार में जो है किस जिला में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। ए नंबर है भागलपुर, बी है पटना, सी है नालंदा, और डी है मुंगेर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला वह पटना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है पटना। समझ रहे बच्चों? अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। ये है पटना, बी है मुंगेर,
सी है टाटा नगर और डी है गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी है टाटा नगर। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? टाटा नगर। अगला क्वेश्चन है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ए है गुटेनबर्ग, बी है लेहमान और सी है गीगर और डी है रीटर। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का निर्माण किसने किया था? लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान। इसका सही ऑप्शन बी है लेहमान। यह जो है आपका ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, छोटी महीन एवं खंडित, क्या क्वेश्चन है? छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ए है अस्तर रंजन, बी है पर्वतीय छायाकरण, सी है हेस्यूर और डी है तलचिन्ह। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसका सही ऑप्शन है हेस्यूर। क्या है? हेस्यूर। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेस्यूर विधि कहा जाता है। तो बच्चों यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? ए है पर्वत, बी है पठार, सी है मैदान और डी है जल। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा जरा बताओ? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह जल है। नीले भाग से जो है जल को निरूपित किया जाता है अस्तर रंजन विधि में। समझ लिया? अस्तर रंजन विधि में जो है नीले रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? जल को। और पर्वत को जो है बच्चों बादामी रंग से दर्शाया गया है। किस रंग से दर्शाया गया है? बादामी रंग से दर्शाया गया है। और मैदान को हरा रंग से दर्शाया गया है। और जो है बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया गया है? तो हम सफेद रंग से दर्शाया गया है। तो समझ लिया बच्चों, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो है नीले रंग से जल को दर्शाया गया। तो सही ऑप्शन इसका हुआ आपका डी हुआ। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी हुआ, ये जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या कहा? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए है सुनामी, बी है बाढ़, सी है आतंकवाद और डी है भूकंप। तो इसमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन जो हुआ यह आतंकवाद है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा किसे कहा जाता है? प्राकृतिक व्यवस्था में जो है हेरा फेरी, किसी कारण जो है कोई घटना घट जाता है जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह जो है प्रकृति के वजह से होता है, इसको हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आपका भूकंप आता है, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, ये सब होता है। तो हमने समझ लिया कि प्राकृतिक आपदा किसको कहा जाता है? जो प्रकृति के द्वारा घटना घटित होता है उसको हमने क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। ये आतंकवाद जो है यह जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये सही ऑप्शन आपका सी हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव जनित आपदा है। क्या कहा? मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और उपयुक्त सभी। क्या क्वेश्चन कहा? मानव जनित आपदा है, यानी मानव के द्वारा जो आपदा होता है उसको जो है मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे, यह भी मानव का ही देन है। आतंकवाद यह भी मानव का ही देन है। महामारी जो होता है यह भी जो है मानव का ही देन है। और उपयुक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? तो उपयुक्त सभी, यह आपका जो है सही ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है?
क्या सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र, ए है समुद्र में भूकंप का आना, बी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और सी है द्वीप पर भूकंप का आना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ए हुआ। यह समुद्र में भूकंप का आना। तो आप बच्चों जानते हैं कि सुनामी भी जो है प्राकृतिक आपदा है। इसकी जो है अक्सर जो है महासागरों में होता है। सुनामी कहाँ होता है? महासागरों में जो है पानी बहुत स्पीड से स्थल की तरफ चला जाता है, उसको हम जो है सुनामी के नाम से जानते हैं। तो सुनामी जो है वह महासागरों में यानी समुद्र में होता है, जबकि भूकंप पृथ्वी के अंदर जो होता है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। क्या क्वेश्चन है कि नदी में जो बाढ़ आता है उसका क्या कारण है? ए है जल की अधिकता, बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, और सी है वर्षा की अधिकता, और डी है तटबंध की ऊंचाई का कम होना। तो बच्चों आप इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। तो सही ऑप्शन आपका सी हुआ। सही ऑप्शन क्या आ गया आपका? तो सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, और डी है पुनपुन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो कोसी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह जो है उत्तरी बिहार में जो है कोसी नदी है, जब प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ आता है और पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ के आगोश में समा जाता है, लाखों जान माल की हानि होती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन था किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन हुआ कोसी नदी। समझ गया? तो अब जो है हम इससे आगे का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जो है इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ए है पूर्वी बिहार, बी है दक्षिणी बिहार, और सी है पश्चिमी बिहार, और डी है उत्तरी बिहार। तो बच्चों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का जो है उत्तरी बिहार जो है यह क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है। आप जानते हैं कि कोसी नदी में हर साल जो है बाढ़ आती है। वह कोसी नदी जो है उत्तरी बिहार में है, जहाँ पर जो है हजारों जान माल की हानि पहुँच जाती है, बहुत वहाँ जो है खतरा होता है। इसीलिए जो है बिहार को जो है उत्तरी बिहार को जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ एवं सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? क्वेश्चन जरा बच्चों अच्छी तरह से समझ लीजिए पहले। बाढ़ एवं सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मानव जनित आपदा, सी है सामान्य आपदा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एवं सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एवं सुखाड़ जो है यह आपका प्राकृतिक आपदा है, जो है यह प्रकृति के द्वारा घटना घटित होता है। इसीलिए जब बाढ़ जो है किस प्रकार की आपदा है? तो यह आप जो है प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ भी यह भी जो है प्रकृति का ही देन होता है, इसलिए यह भी जो है प्राकृतिक आपदा है। इसलिए बाढ़ एवं सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। इसका सही ऑप्शन ये हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। कहता है कि सूखा जो हो जाता है उसके लिए सबसे मेन कारण कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ए है वर्षा की कमी, बी है भूकंप, सी है बाढ़, और डी है ज्वालामुखी क्रिया। तो बच्चों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सूखे के लिए जिम्मेवार जो कारक है वह ए ऑप्शन सही है, वर्षा की कमी। क्या है? कौन क्वेश्चन ऑप्शन सही हुआ? वर्षा की कमी। यह जो है बाढ़ एवं सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। महासागर की तली पर होने वाले, क्या क्वेश्चन है? महासागर की तली पर होने वाले
कंपन को किस नाम से जाना जाता है? फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ए है भूकंप, बी है चक्रवात, सी है सुनामी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन जो है आपका सी है सुनामी। कौन ऑप्शन सही होगा? सुनामी। आप जानते हैं कि सुनामी जो है वह महासागरों में यानी समुद्र में जो है आता है, तो इसीलिए जो है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। सुनामी भी जो है एक प्राकृतिक आपदा है। समझा बच्चों? अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 38 पर चर्चा करते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, सुनिए समझिए फिर एक बार, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है एल तरंग और डी है टी तरंग। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा बच्चों? इसका सही ऑप्शन जो है आपका यह है पी तरंग। कौन तरंग है? यह पी तरंग है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को हम लोग पी तरंग कहते हैं। तो आप बच्चों ये भी समझ लीजिए, जिस वक्त जो है पृथ्वी में कंपन होता है तो इस पृथ्वी के इस कंपन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पी तरंग, दूसरा एस तरंग और एल तरंग। सबसे अधिक जो है खतरा जो होता है वह पी तरंग पर होता है और इसके बाद एल तरंग पर जो होता है वह पी की अपेक्षा कम होता है खतरा, और जो है एल तरंग पर जो है सबसे कम यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन होगा पी तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, क्या क्वेश्चन है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो अधिकेंद्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। आप जानते हैं कि जब भूकंप होता है तो सबसे पहले शुरुआत जो है वह पृथ्वी के अंदर होता है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? उसको जो भूकेंद्र कहते हैं। वहाँ भूकेंद्र से पृथ्वी तक ऊर्ध्वाधर दिशा में जो पृथ्वी पर जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? उसको अधिकेंद्र कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? फिर एक बार समझ लीजिए, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी है गांव के बाहर, और सी है जहां है उसी स्थान पर और डी है खेतों में। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी है गांव के बाहर, सी है जहां है उसी स्थान पर और डी है खेतों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका ए है। तो बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हुआ। आज के क्लास में हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा की। आप लोग बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से रख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।